हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस में बिल्कुल अच्छे से इन्वॉल्व होंगे। मैं सी रेहा बंसल आपका स्वागत करती हूँ गाइडली की इस यूट्यूब सीरीज में, जहाँ पर हम आपके पूरे सब्जेक्ट का कवरेज एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शॉर्ट वीडियोस में लेकर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है आपके इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल सी से चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसका हम ओवरव्यू डिस्कस करेंगे आज। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले के सारे सभी चैप्टर्स, सारे मॉड्यूल्स लाइक मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, सारे यूट्यूब पर ऑलरेडी एड हो चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और तो और इस वीडियो जैसे हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको उसके नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। इसके अलावा बेहद जरूरी जानकारी जो है वो ये है कि गाइडली के पेड कोर्सेज भी हो चुके हैं स्टार्ट, जिन्हें आई वुड सजेस्ट आपको ले लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके सब्जेक्ट का एंटायर कवरेज होगा। यहाँ पर हो सकता है टाइम की बैंडविड्थ को कंसिडर करते हुए हम कुछ पॉइंट्स को, सिलेक्टिव पॉइंट्स को ही डिस्कस करें, या फिर एज पर इम्पोर्टेंस उन्हें स्केल करके डिस्कस करें। लेकिन हमारे उस पेड कोर्स में आपको सारे का सारा डिस्कशन मिल जाएगा एट योर स्टेप। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस टॉपिक को, जिसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू। अब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से आप समझते क्या हैं? देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि हमारी इकोनॉमी का ब्लड फ्लो। इकोनॉमी में पैसा आना, पैसा जाना, पैसे का यूसेज, ये सारा हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है, करेक्ट, उससे जुड़ा हुआ है। तो अब फाइनेंशियल सिस्टम किस किस चीज से रिलेटेड है? कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि फंड्स कहाँ से आएंगे, कैसे ग्रोथ होने वाली है, किस तरह से आप उन फंड्स को यूज करने वाले हैं, वो हो जाएगा आपका कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल सोर्स यानी कि उन फंड्स के आने का जरिया क्या है, और रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि बैंक्स का इसमें क्या रोल रहता है, आरबीआई का क्या रोल होगा, करेक्ट। तो देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जो फंड्स होंगे, आप उसे कहीं ना कहीं तो यूज करने वाले हैं, उससे आपकी इकोनॉमी ग्रो कितना होने वाली है। आपने अगर किसी भी चीज से कुछ खरीद के उसे कंज्यूम कर लिया, तो वो कोई ग्रोथ नहीं है, वो सिर्फ सर्वाइवल है। लेकिन अगर आप कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई परचेज ऑफ सिक्योरिटी, बिल्डिंग, सोना चांदी या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल जनरेट होगा वहां पर, क्लियर। तो आपकी इकोनॉमी उससे ग्रो करने वाली है और एंटरप्रेन्योर्स को एक सेटअप मिल जाएगा अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, क्लियर। कैपिटल सोर्स, वो फंड्स आएंगे कहाँ से? अब सबके पास सारे फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। मान लीजिए अगर आज आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि आप सारा कैपिटल अपना ही इन्वेस्ट करेंगे। क्या आप बैंक के पास नहीं जाएंगे कुछ बोरोइंग्स के लिए? ऑफ कोर्स आप बैंक के डोर्स नॉक करेंगे। तो क्योंकि आपके पास वो रिक्वायर्ड कैपिटल नहीं है, तो आप उसमें अप्रोच करेंगे फर्दर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे चैप्टर का बेसिक डिस्कशन बनने वाला है। ओके, रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम इसमें क्या रोल निभाएगा? अब फाइनेंशियल सिस्टम जिनके पास एक्सेस फंड्स है, उनसे लेकर जिनके पास फंड्स शॉर्टेज में है उन्हें देगा। यानी कि जिनके पास सरप्लस है वो बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिन्हें जरूरत है वो बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए। ओके, तो यहाँ पर रोल हो जाएगा पूरा का पूरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स। आई होप ये बेसिक इंट्रोडक्शन आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के। और तो और इस ईमेल एड्रेस पर भी आप हमसे रीच कर सकते हैं। स्लाइड के एंड में मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करूंगी, जिस पर आपको पेड कोर्सेज या अदर डिटेल्स, सारी की सारी जरूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स पे। अब किस किस टाइप के होते हैं ये फाइनेंशियल सिस्टम्स जिनकी हम बात कर रहे थे? एक हो जाएगा इनफॉर्मल, एक हो जाएगा फॉर्मल। देखिए, इनफॉर्मल और फॉर्मल नाम से ही समझ आ जा रहा है। पहली बात, क्योंकि आप बैंकिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आप फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होंगे और पूरी उसकी नॉलेज रखते होंगे। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, उससे पहले प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आपको लेटर ऑन स्टेज पर हेल्प हो सके। आइए तो बढ़ते हैं आगे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ। फॉर्मल वो होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड होगा, जिसपे कोई ना कोई रूल्स या रेगुलेशंस लगे होंगे,
कोई ना कोई गवर्न कर रहा होगा उसे, और इकोनॉमी के साथ वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा। यानी उसमें कोई भी इलीगैलिटीज होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। जैसे कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड, इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटेड स्ट्रक्चर है। ये फाइनेंशियल नीड्स को सर्व करेगा, और तो और ये इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स। अब किसी बैंक से बोरो करना वो हो जाता है आपका फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ओके। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बहुत अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज कह लीजिए, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स जिनके थ्रू आप बोरो कर सकते हैं। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू बोरो करते हैं तो जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, और फाइनेंशियल मार्केट्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये हो गया आपका फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इनफॉर्मल वो है जो कि गांव में चलता है, या जो पहले चलता था, जब बैंक्स इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, इतने एग्जिस्टेंस में नहीं थे तब। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये सोशल स्ट्रक्चर से बनता है, ये सोशल रिलेशन से भी उत्पन्न हो सकता है। मान लीजिए आपने अपने किसी चाचा से बोरो कर लिया, या फिर अगर ये कोई छोटा मोटा फार्मर है तो उसने अपने लैंडलॉर्ड से बोरो कर लिया। तो ये सब हो जाएगा आपका इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें रेगुलेशंस की कमी होती है, इसमें कोई खास ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होते। ये अनस्ट्रक्चर्ड है क्योंकि इस पे कोई भी रूल लागू नहीं होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट है, सामने वाले ने जो बोला आपने वो शर्त मंजूर की और आप आगे बढ़ गए। लो डिफॉल्ट रेट्स, यहाँ पर अक्सर आप जान पहचान वालों से ही डील करेंगे, तो यहाँ पर चांसेस कम है कि डिफॉल्ट होगा। और इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? कौन कौन है जो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? वो हो जाएंगे इंडिविजुअल मनी लेंडर्स, जैसे कि कोई ट्रेडर है, कोई साहूकार है, कोई रिलेटिव है, कोई पड़ोसी है। ओके। फिर कुछ ग्रुप्स होते हैं जो एसोसिएशन या फंड्स की तरह काम करते हैं, जैसे निधि कंपनीज अगर आपने सुना हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपने सुना होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये वो ग्रुप्स है जिसमें बहुत सारे लोग एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म करते हैं, और वो आपस में एक दूसरे को लेंड करते हैं, जिसे जरूरत है उसे फंड्स मिल जाएंगे। फिर कुछ पार्टनरशिप फर्म्स हो सकती हैं जो स्पेसिफिकली इस चीज में डील करती हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये पहले बहुत सिग्निफिकेंट हुआ करता था जब इतने ज्यादा बैंकिंग और ये सिस्टम्स नहीं थे। तो ये रूरल एरियाज में ज्यादा देखा गया है, या फिर लेस डेवलप्ड एरियाज। क्लियर? इसमें कोई भी कंफ्यूजन के डाउट मुझे नहीं लगता आपको होंगे। स्टिल अगर आपको है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। अब इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम कैसा दिखता है? फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात नहीं हो रही है, किस किस इंस्टीट्यूशन से डील करना है, किस किस सिक्योरिटी में डील करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारी पूरी मॉड्यूल ही फाइनेंशियल मार्केट से ही जुड़ी हुई है। बेहद इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है ये, जिसका पहला चैप्टर ही ये है, द फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू। ओके। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कुछ इस तरह दिखता है। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, यानी कि किसके थ्रू आपको फंड्स अवेलेबल हो पाएंगे? रेगुलेटर्स, बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, या फिर पेंशन फंड्स। ओके। ये सारे वो सोर्सेज हैं आपके जिनसे जिसे फंड्स की जरूरत है, द वन हु इज नीडी, वो एक्सेस कर पाएगा, वो टैप कर पाएगा इन सभी को, और उसके लिए फंड्स अरेंज हो जाएंगे। अगला आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में आपको ये ऑप्शंस मिल सकते हैं? जैसे कि एसेट प्रोडक्ट्स हो गए, लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स हो गए, और सर्विसेज हो गए। अब एसेट प्रोडक्ट्स क्या होता है? करेक्ट। एसेट प्रोडक्ट्स वो होते हैं जहां पर आपने लोन दिया, तो वो हो जाएगा आपके लिए एक एसेट। सेकंड, लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, जिसने लोन लिया उसके लिए बन गया एक लाइबिलिटी, क्योंकि उसके ऊपर आ गई है लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन आ गया है कि वो लोन उसे चुकाना होगा। तीसरा हो जाएगा आपका सर्विसेज, यानी कि आपकी प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कोई लाइबिलिटी आप पर आती है, तो वो हो जाएगा सर्विस। फिर फाइनेंशियल मार्केट्स, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट पूरा मॉड्यूल सी इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाला है। तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल सिर्फ ओवरव्यू देख लीजिए। इन डेप्थ हम इन्हें आने वाले सभी चैप्टर्स में कवर कर लेंगे। मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल मार्केट, और इंश्योरेंस मार्केट। क्लियर? ये सारी मार्केट्स हैं जिनके थ्रू फंड्स अरेंज किए जा सकते हैं। मान लीजिए आप अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं। अगर आप हेजिंग करते हैं तो आप मनी मार्केट से जुड़े हुए हैं।
अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं तो आप फॉरेक्स मार्केट से जुड़े हैं। और इंश्योरेंस आजकल किसके पास नहीं होता। इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत वास्ट है। लाइफ इंश्योरेंस से लेकर आपकी हर चीज तक का इंश्योरेंस है जो इस इंडस्ट्री में समाया हुआ है। क्लियर। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कुछ एग्जाम्पल्स। मैं बोलूं इससे पहले आप एक गेस बिल्कुल कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम क्या समझते हैं। करेक्ट, बैंक आपका बिल्कुल करेक्ट गेस था, लेकिन बैंक्स में भी बहुत सारे बाइफिकेशंस हैं जो कि हैं ये। कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनका गोल सिर्फ डेवलपमेंट पर्पस के लिए लोन देना है, इंश्योरेंस कंपनीज क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, इंश्योरेंस ब्रोकर्स जो इंश्योरेंस कंपनीज का पार्ट फॉर्म करेंगे, म्यूचुअल फंड्स ये आपकी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाएगा, पेंशन फंड्स अगेन द सेम, और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स यानी कि आरबीआई, आईआरडीए, सेबी ये वो सब हैं जो रूल्स और रेगुलेशंस के मामले में इनमें एंटर करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका इंडियन सेंट्रल बैंक है। आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये आपका पूरा कैपिटल और मनी मार्केट देखता है। करेक्ट। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं यह हमने देखा एग्जांपल्स। अब इनके टाइप्स क्या हैं। एक जो आपने करेक्ट गेस किया था बैंक, आपकी पहली गेस था जो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था ना कि एग्जाम्पल। तो एक हो जाएगी आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री, दूसरी हो जाएगी नॉन बैंकिंग इंडस्ट्री। आई होप आप इस स्लाइड को पूरा पढ़ पा रहे हैं। ओके, तो एक हो जाएगी आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री, दूसरी हो जाएगी नॉन बैंकिंग। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या बताती है, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन यानी कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो आपकी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट भी करती है और लोन भी देती है, यानी कि आपके ऑर्डिनरी बैंक्स जो सिस्टम फॉलो करते हैं ये उसकी बात कर रहे हैं। सेकेंड जो आ जाएगा वो है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस यानी कि कुछ ऐसी कंपनीज जो डिपॉजिट्स लेंगी तो नहीं लेकिन आपको फंड्स प्रोवाइड जरूर करेंगी। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ब्रोकरेज फर्म्स हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। यहाँ पर आप जाके इनकी सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं लेकिन आप अपने फंड्स को डिपॉजिट नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है तो यहाँ पर हमें देखना है कि किन किन कैटेगरीज में बटा हुआ है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्या कैटेगरीज हो सकती हैं। हमने अभी तक देख लिया था टाइप्स, यानी कि एक तो बैंकिंग हो गया एक नॉन बैंकिंग हो गया, लेकिन कैटेगराइज अगर हमें इन्हें करना पड़े तो क्या होगा। राइट, एक वो जिन पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं, एक वो जिन पर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं लागू होते, यानी कि रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड कुछ इस तरह से। तो आइए पढ़ते हैं इनको भी। रेगुलेटरी कैटेगरी में क्या आती हैं, वो इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करेंगे, जैसे कि आरबीआई, सेबी, आईआरडीए जिनका डिस्कशन हमने पिछली स्लाइड में किया। फिर इंटरमीडियरीज क्या हो जाएंगी, वो इंस्टीट्यूशंस जो कि लोन्स भी देंगी और फाइनेंशियल सर्विसेज भी देंगी। अगेन एसबीआई, बीओबी, पीएनबी ये आपके वो बैंक्स हो गए जो लोन भी देते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज भी देते हैं, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर। नॉन इंटरमीडिएट्स अब ये क्या है, वो इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंशियल एड देंगे लेकिन सिर्फ कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स को नहीं। तो जो आपकी ये बैंक्स थी ये इंटरमीडिएट्स हैं, यानी कि ये हर किसी कैटेगरी को लोन प्रोवाइड करती हैं। ये जो है वो सिर्फ कॉर्पोरेट को प्रोवाइड करता है और ये जो है ये आपकी रेगुलेटरी कैटेगरी, ये रूल्स और रेगुलेशंस पर फोकस रखता है। क्लियर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, अब किसी को लोन देना है किसी से लोन लेना है तो कौन कौन सी तरह की इंस्ट्रूमेंट्स में आप डील कर सकते हैं, गेस कीजिए प्लीज। देखिए यस, असेट साइड अगर बात होती है तो वो हो जाएगा लोन देना, एडवांस देना, इन्वेस्टमेंट करना या प्लेसमेंट करना या डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करना। तो ये हो जाएगा असेट साइड से। अगर हम देखें लाइबिलिटी साइड पर अगर आप देखते हैं, देखिए जो लोन ले रहा है उसके लिए लाइबिलिटी है, जो लोन दे रहा है उसके लिए वो असेट है। तो लाइबिलिटी साइड में आपको दिखेगा डिपॉजिट्स, मनी एक्सेप्टेड फॉर रेमिटेंसेस, यानी मान लीजिए एक कंपनी है
कंपनी ने शेयर्स इशू किए, तो कंपनी के पास लायबिलिटी आ गई, साथ में कैपिटल भी आ गया। ओके, तो वो कंपनी के लिए हो जाएंगे डिपॉजिट्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स, मनी एक्सेप्टेड फॉर रेमिटेंसेस, इंश्योरेंस पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, पेंशन के कॉन्ट्रीब्यूशन। ये सारी लायबिलिटी साइड से अगर आप देखते हैं तो जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए ये हो जाएगी लायबिलिटी। और अगर आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो आपके लिए बन जाएगा असेट, यानी कि आपने लोन दिया है, इन एडवांस दिया है, इन्वेस्टमेंट कहीं किया है, प्लेसमेंट किया है, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट किया है। करेक्ट? आई होप ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। देखिए, जितना इजी हो सके आपके लिए मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ उसे उतना इजी बनाने की। लेकिन अगेन काम इसमें आपका ये रहेगा कि इसे आप बार बार रिवाइज करेंगे सो दैट ये ग्रिप आपके हाथ से छूटे नहीं। ओके, अब हम देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स अगेन मैंने आपको बताया था कि बहुत बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है। टाइम की बैंडविड्थ को कंसीडर करते हुए हम इसे काफी शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? यहाँ पर बायर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे, लेकिन बस वो आलू प्याज भिंडी की जगह ट्रेड किस चीज में करेंगे? मनी, कमोडिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव्स में। क्लियर? तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगी जिसमें ट्रेड हो रहा है वो कुछ ये हैं: ट्रेड मनी, कमोडिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव्स। क्लियर? अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फाइनेंशियल मार्केट्स के? एक तो इसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जो कि एकदम मिनिमम चार्ज में आपको ये ट्रेड फैसिलिटेट करने का ऑप्शन देते हैं। और तो और आजकल यूट्यूब के थ्रू बहुत लोग हैं जो इस ट्रेडिंग में एंटर हो चुके हैं, जिन्हें इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, वो स्क्रैच से सारी नॉलेज गेन भी कर सकते हैं और बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में इन ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट भी कर सकते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है? अब यहाँ पर इन सारी चीजों का प्राइस कहाँ से आता है? अब यहाँ पे कोई ये चीज बना तो रहा नहीं है, कोई सप्लायर तो है नहीं जो अपने हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट में अपना मार्जिन जोड़ के कस्टमर को प्राइस बता देगा। तो यहाँ से प्राइस कहाँ से आता है? ये मार्केट की डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से आता है। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कि a financial market abstracts the processes of trading and price formation, which involves the supply and demand decisions made by producers and consumers of commodities। यानी कि जो भी इन कमोडिटीज को खरीदने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है और जो इसे सेल करने वाला है, उनकी डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस ही हैं जो इस प्राइस को डिटरमाइन करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट का फंडा कुछ इस तरह से चलता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमने पूरा फाइनेंशियल मार्केट डिस्कस कर लिया, बिकॉज वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट डिस्कशन है। ओके, उसमें आपकी सारी कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट सारी आ जाएगी, जिससे हम एंटायर मॉड्यूल सी में कवर करने वाले हैं। आज जो हमने दिया है वो बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल एबीसीडी था। ओके, अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट सेगमेंट्स क्या क्या हैं, कि फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या सेगमेंट्स हैं, किस किस चीज में वो डील करता है। जिन मार्केट्स का हमने उस डायग्राम में जिक्र किया था, जैसे कि मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट, इन चार मार्केट्स का डिस्कशन हुआ था। आइए देखते हैं वो सब क्या क्या है। मनी मार्केट क्या है? सबसे पहले पर्पस क्या होगा मनी मार्केट का? डील्स विद शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स। शॉर्ट टर्म में जो बोरोइंग और लेंडिंग हो रही है वो मनी मार्केट के थ्रू होती है, यूजुअली विद मेच्योरिटीज ऑफ 1 ईयर और लेस। यानी शॉर्ट टर्म आ गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि 1 साल या उससे कम। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होंगी? ट्रेजरी बिल्स, ये हो गई आपकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स या रीपर्चेज अग्रीमेंट्स, ये वो सारी चीजें हैं जिनकी ड्यूरेशन 1 साल या उससे कम है। ओके, आपको इसे कुछ इस तरह से ही याद रखना होगा। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स मार्केट, ये क्या है? जो फैसिलिटेट करता है ट्रेडिंग ऑफ करेंसीज को, रुपी से डॉलर, रुपी से यूरोज, रुपी से पाउंड या किसी भी 2 3 मल्टीपल करेंसीज में अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप फॉरेक्स मार्केट में एंटर हो जाते हैं, और एक्सचेंज रेट है जो यहाँ से डिफाइन होता है, डिटरमाइन होता है। इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो जाएंगे? आपके स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, करेंसी स्वैप्स, ऑप्शंस। ये सब आपको शायद नया लग रहा होगा, लेकिन
बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए, पानी वानी पीजिए और मॉड्यूल सी के लिए अपनी कुर्सी की पेटियों को टाइटली कस के बांध दीजिए, क्योंकि हम पूरी मॉड्यूल सी में इन सारी चीजों को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। यूजुअली जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का यूसेज है वो लोग करने वाले हैं जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बिजनेस में जुड़े हुए हैं, बिकॉज उन्हें डील करना होगा ओवरसीज, उन्हें डील करना होगा दूसरी करेंसीज के साथ, और उन्हें फर्क पड़ता है करेंसी के फ्लक्चुएट होने से सबसे ज्यादा। ओके, कैपिटल मार्केट क्या है? It deals with long-term financing through issuance and trading of securities. देखिए, मनी मार्केट था वो लेस देन 1 ईयर था, कैपिटल मार्केट है वो ग्रेटर देन 1 ईयर होगा। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्रेटर देन 1 ईयर, ये हो गया आपका कैपिटल मार्केट। अब इसके सेगमेंट्स क्या हैं? प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। प्राइमरी मार्केट यानी कि न्यूली इशू हुआ है कुछ, अगर आज एक कंपनी है वो आज के आज शेयर्स इशू कर रही है, सो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट। लेकिन जो कंपनी सालों पहले एस्टैब्लिश हो चुकी है लेकिन उसके शेयर आज भी ट्रेड हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी मार्केट। आज अगर आप किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सारे आईपीओ हो, सारे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स ही हो, आप यूजुअली सेकेंडरी मार्केट को भी टैप कर रहे हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं अमंग इन्वेस्टर्स। एक इन्वेस्टर उसे सेल करना चाहता है तो दूसरा उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, अब इसके इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल्स ही वही हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। ओके, अब देखते हैं इंश्योरेंस मार्केट क्या है। इसका पर्पस है ताकि आपको रिस्क से प्रोटेक्ट कर किया जाए। रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है थ्रू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड पॉलिसीज। अलग अलग तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचकर आपकी अलग अलग चीजों को रिस्क प्रोविजन मिल जाता है, और तो और लाइफ से जुड़ी हुई, लाइफ के अलावा भी आपकी मॉनेटरी चीजों तक को आप इंश्योर करवा सकते हैं, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी व्हीकल्स, कैजुअलिटी, आपकी हेल्थ। क्लियर? बेसिक सा था लेकिन बहुत बड़ा था। ओके, फाइनेंशियल मार्केट सेगमेंट्स इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। अब हम देखेंगे लिस्ट ऑफ बैंक्स नेशनलाइज्ड इन 1969 एंड 1980। कुछ कुछ ऐसे फेजेस हुए थे जब बहुत से बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी कि उससे पहले उन्हें नेशनलाइज वाला स्टैंप नहीं मिला था, लेकिन इस टाइम पर मिल चुका था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है आपको यहाँ पर एग्जामिनर टेस्ट करे, बिकॉज एग्जामिनर का फेवरेट टेस्ट होता है नंबर्स के साथ खेलना। वो चाहे तो ये लिख सकता है कि इनमें से कौन सा बैंक है जो 1969 में नेशनलाइज किया गया। तो बस बाय हार्ट नहीं तो भी एक अच्छे से इसे पढ़ लीजिए, अपने माइंड में इसे मैप कर लीजिए, ताकि एग्जामिनर के हाथ में वो जीत ना हो और हमारे हाथ में बाजी। क्लियर? तो 1969 में ये कुछ बैंक्स थे जो नेशनलाइज हुए थे। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सीबीआई सिंडिकेट, यूसीओ, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, देना बैंक। जिसमें से मुझे गट फीलिंग है कि 11th नंबर वाला बैंक आपसे पूछा जा सकता है कि पीएनबी कब नेशनलाइज हुआ था? 1969। 1980 में कौन कौन से बैंक हुए थे? आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट जीएफसी डेवलपमेंट्स एंड रिफॉर्म्स, यानी कि अब बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आती गई टाइम टू टाइम, तो उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस कहाँ पहुंच गया है बैंकिंग सेक्टर में। तो यहाँ पे कुछ स्टैट्स है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे कि कितनी ब्रांचेस हैं, टोटल कितने एटीएम्स है जिन्हें हम देख पाते हैं। तो आप उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू फील सो, क्योंकि यहाँ पर बहुत से नंबर्स हैं तो मुझे वापस वही फीलिंग आती है कि एग्जामिनर आपको यहाँ टेस्ट कर सकता है। देखिए, एग्जैक्ट नंबर याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक रफ लमसम अमाउंट आपको याद हो जाना चाहिए कि कितनी फंक्शनल ब्रांचेस हैं आज की डेट में। इट्स समथिंग 1,58,416। ओके, 1,58,416। तो आप याद रख लीजिए करीबन 1.5 लाख ब्रांचेस, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। फिर एटीएम का क्या स्टेटस है? टोटल एटीएम्स कितने हैं? 2,13,000। तो आप याद रख लीजिए 2 लाख प्लस। इसमें से ऑन साइट एटीएम्स कितने हैं? 1,15,000।
और ऑफ साइड है बाकी के 97,000। ओके, इससे पहले इस डायग्राम को एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रल बैंक कौन सा है इंडिया का, आरबीआई। उसके अंडर सारे बैंक्स फॉल करते हैं क्योंकि आरबीआई इज द बॉस बैंक, सबसे बड़ा बैंक है वो। कमर्शियल बैंक्स आ जाएंगे, एनबीएफसीज आ जाएंगी और टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे। कमर्शियल बैंक्स कौन से होंगे, जिसमें प्राइवेट बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और फॉरेन बैंक्स है। ओके, एनबीएफसी सेपरेट टीम है। और टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या आ जाएंगे, आपकी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अब आगे देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या सेगमेंट है, कि स्टेट लेवल पर होती है, सेंट्रल लेवल पर होती है, प्राइवेट लेवल पर भी होती है और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज भी। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके बेसिक नॉलेज को ब्रश अप करने में ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बैंकिंग बैकग्राउंड की पूरी खबर मिल जाएगी कि आरबीआई के अंडर सारे बैंक्स तो हैं, लेकिन वो किस रूप में कैटेगराइज हैं, किस बेसिस पर आरबीआई उन्हें रूल करता है। ओके, तो इसके साथ हम बढ़ते हैं कुछ एमसीक्यूज की तरफ। क्योंकि हमने इसे रिवाइज कर लिया है, मैं रिवाइज इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज दिस इज नॉट द 100% कवरेज। इस चैप्टर का स्कोप इससे कहीं ज्यादा है जितना आपको दिख रहा है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट अभी भी करूंगी कि आप हमारे पेड कोर्सेज को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को आंसर करने की, एंड आई एम वेरी श्योर आप इसे कर पाएंगे। जितना हमने अभी तक पढ़ा है कुछ भी उससे अलग नहीं है। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि इनफॉर्मल सिस्टम में इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये सारे फॉर्मल वाले ही होंगे। इनमें से आपको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम ढूंढना है, ये सारे इनफॉर्मल कैटेगरी है उसी से। मनी लेंडर, रिलेटिव्स, म्यूचुअल फंड, महाजन। जिनमें से आप सही कह रहे हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड, सेबी, आईआरडीए, आरबीआई, इन सब के अंदर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मल सिस्टम। फॉर्मल कौन सा नहीं है, तो एसोसिएशन, एनबीएफसीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज। इनमें से फॉर्मल सिस्टम कौन सा नहीं है? करेक्ट, एसोसिएशन। ये है जो आपका इनफॉर्मल सिस्टम होगा, जैसे कि कुछ लोग साथ आते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं और एक दूसरे को लोन देने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। अब आपके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं? फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऑल ऑफ दी अबव। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी। अक्सर ऑल ऑफ दी अबव में आंसर ऑल ऑफ दी अबव होता है, लेकिन अक्सर, हर बार नहीं। यहाँ पर एग्जामिनर्स बहुत बार आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करनी है उस वक्त और करेक्ट ऑप्शन को ही गेस करना है। आप हर ऑप्शन को इंडिविजुअल ऑप्शन की तरह डील कीजिएगा, आपको करेक्ट आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव होगा। वाई? क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम इतना बड़ा है कि उसमें मार्केट है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, कौन लोन देगा, किस तरह से लोन देगा, कौन रेगुलेट करेगा और क्या क्या सिक्योरिटीज। करेक्ट, सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। अब देखिए, आप सभी बैंकिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आई अज्यूम, और मेरा अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर इस सवाल का आपसे बेहतरीन जवाब और कोई नहीं दे पाएगा कि पहला बैंक कौन सा था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, करेक्ट। ओके, इसे आप स्टार मार्क भी कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही बेसिक है, आपके कॉमन सेंस में आ जाता है, और तो और एग्जामिनर्स के ये पूछने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं अगर उन्हें इजी लेवल ऑफ पेपर निकालना हो, और हम नहीं चाहते हम इसमें मार्क यूज करें। क्लियर? तो आप इसे मार्क कर लीजिए एज एन इम्पॉर्टेंट। इसी के साथ हमने इस टॉपिक को यहाँ रैप अप कर दिया है। इस कॉन्टैक्ट नंबर को प्लीज सेव कर लीजिए, इन केस आपको कोई भी जरूरी जानकारी चाहिए हो तो यहाँ पर हमारी टीम रेडिली अवेलेबल है। ना ही सिर्फ आपके डाउट्स बल्कि आपकी जनरल क्वेरीज भी यहाँ पर सॉल्व हो जाए। आप अगर पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो भी मैं सजेस्ट करूंगी इस नंबर पर रीच आउट करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की शॉर्ट वीडियोस रिवीजन पर्पस के लिए यहाँ पर मिल जाए। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहाँ एंड करती हूँ।
Goodbye, good luck, thank you. See you, Neha Bansal, signing off. Have a nice day.